Welcome to chemistry concept, and now let's discuss today's chemistry paper, that means the chemistry board paper of 12th class CBSE 2017. Okay, so the first question was that what is the similarity between physical and chemical adsorption. So हम लिख सकते हैं कि जो दोनों हैं physical and chemical adsorption कोई भी हो, the first thing is कि दोनों surface phenomena है, both are surface phenomena and both are exothermic, यानी कि दोनों में heat release होती है. तो that was the two similarity जो हम कुछ एक लिख सकते थे, और दोनों के अंदर entropy decrease होती है, आप ये भी लिख सकते हैं. Now next is write the structure for 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. तो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का, यू कैन सी फ्रॉम हियर. ओके, उसके बाद में जो अगला था दैट वाज कि हमें ये बताना था कि कोई रिएक्शन है, uh, मतलब उसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है दैट इज 0.693 बाई के. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे आप देख लीजिए कि देयर इज एन अमाइन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. सो इट्स एन मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन. यहाँ जो एन है कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. हमें बताना है कि एक ऑक्सो, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन विच इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर क्रोमियम का 6 है, वो एक एक्सा ऑक्सो एनायन जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 हो, इज CrO3. ओके, नेक्स्ट है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था एसिटिक एसिड का. मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हाइड्रोजन आयन और एसिटिक एसिड की भी की मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी. तो पहले तो आपको ये बता दें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एसिटिक एसिड की, दैट वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, दोनों की वैल्यूज गिवन है. ऐड करके हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, the given molar conductivity divided by molar conductivity at infinite dilution. उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनाने थे H2, it was H3PO3 actually, not H2PO3, let's say there is a correction, and then HCF4. ठीक है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने, यू कैन सी फ्रॉम हेयर. फाइन. इसके बाद था हमें बताना था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ एट द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. फिर एक था मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला ही होता है मोल पर लीटर. फाइन. फिर हमें एक इक्वेशन कंप्लीट करनी थी, इसमें क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर to form HCl and HClO, वैसे ही xenon hexafluoride reacts with water to form HCO3 and hydrogen fluoride. It was an easy question. बताना था कि concentrated H2SO4, जो concentrated H2SO4 है उसमें जब कॉपर ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन. हमें ये भी बताना था कि SO3 को हम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, तो जी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा. द इक्वेशंस आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. देन हमें लिखना था हेल वोल्हार्ड रिएक्शन and there was a decarboxylation reaction. So Hell-Wohlhard reaction is this, in which an carboxylic acid reacts with bromine in the presence of phosphorus catalyst. फाइन. और होता क्या है, तो यू कैन से अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है, यू कैन सी. फाइन. ये थी हेल-वोल्हार्ड रिएक्शन. देन देयर वाज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल. फाइन. उसके बाद में हमें बताना था कि लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स कौन है. लायोफिलिक सोल्स वो होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, विच हैव एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट, एंड दोज विच डोंट हैव एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट आर लायोफोबिक सोल्स. एंड इसके अलावा सॉल्यूशन और कोलिडियल में क्या डिफरेंस है, तो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, कोलॉइड्स का छोटा होता है. सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, हम कुछ भी लिख सकते थे. होमोजीनियस कैटेलिसिस वह होती है जब कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट सब सेम फेज में हो, सब सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो. और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस तब होती है जब तीनों का फेज सेम ना हो, कैटेलिस्ट अलग फेज में हो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स. एंड आफ्टर दैट देवर एक और क्वेश्चन था जिसमें 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन
एंड वन ब्रोमोपेंटेन गिवन था। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे, जैसे कि सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, और SN2 के लिए जो ऑर्डर है दैट इज प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। इसलिए जो प्राइमरी है वो है वन ब्रोमो पेंटेन, तो दिस वुड बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। फिर पूछा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो कायरल कार्बन होता है जिसके अंदर, और जो है ना ये है ना अपना 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। इसमें जो कार्बन नंबर 2 है वो एक तरफ तो अटैच्ड है, एक तरफ तो हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, सो इट इज अटैच्ड टू अ मिथाइल ग्रुप, अ प्रोपाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन एटम विच मेक्स इट अ कायरल कार्बन, बिकॉज चारों अलग अलग ग्रुप्स हो गए। देयर वाज अ क्वेश्चन कि एलिमिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो टर्शियल अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर एलिमिनेशन, दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फाइन। उसके बाद में बताना था कि वेपर फेज रिफाइनिंग के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली ये है कि हम पहले कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसे कंपाउंड में जो कि वॉलेटाइल हो, और उससे फिर हम इजीली दोबारा अपना मेटल ऑब्टेन कर सके बाय ब्रेकिंग इट डाउन, जबकि जो हमारी इम्प्यूरिटी है वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी रह जाएगी वहीं पे। तो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल यही था कि एलिमेंट्स आर मोर सॉल्यूबल, टेंड टू बी मोर सॉल्यूबल इन मोल्टन फॉर्म एज कम्पेयर टू द सॉलिड मेटल। देन देयर वाज अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है दैट इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज वी कैन सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स। फाइन, ओके। देन देयर वाज अ न्यूमेरिकल, इसमें लिखा है कि 10% सॉल्यूशन बाय मास है सुक्रोज का। 10% सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सुक्रोज का 265.15, वाटर का होता है 275.15। तो पहले दोनों की मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी हाँ 10 ग्राम, मोलर मास 342 है सुक्रोज का, तो 10/342 हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। 90 ग्राम है इंटू 1000, तो मोलैलिटी आ गई 0.32। ऐसे ही हमने ग्लूकोज की मोलैलिटी भी निकाल दी, दैट इज 0.61। फाइन। फिर एक फॉर्मूला है डेल्टा TF जो है वो KF इंटू एम होता है, एम इज द मोलैलिटी। सुक्रोज के लिए चेंज इन जो जो डेल्टा TF है वो तो यू कैन सी 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ओके। और KF की वैल्यू हमने निकालनी है, मोलैलिटी इज 0.32 जो हमने कैलकुलेट किया था। ऐसे हम KF कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स आउट टू 12.5। ग्लूकोज के लिए फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा TF। KF तो वैल्यू हमारे पे हमें गिवन ही है, एंड दैट कम्स आउट टू बी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज 7.6। 7.6 अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी 276.15 माइनस 7.6, दैट इज 265.55 केल्विन। फिर हमें बताना था कि वाटर कैटानिक डिटर्जेंट्स वो होते हैं इन विच द एक्टिव पार्ट इज पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऐसे ही नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दोज विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ओनली। एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेज विच कैन किल और स्टॉप द ग्रो ऑफ हार्मफुल germs, but they are not safe to be applied on living tissue, but they are applied on the articles like फ्लोर साफ करने के लिए, आर्टिकल साफ करने के लिए, अप्लाइंसेस साफ करने के लिए यूज होता है, लाइक फिनाइल। इट इज नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन अवर लिविंग टिश्यू। फाइन, ओके। उसके बाद में there was a question that we have to calculate the mass of uh, सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो हम फॉर्मूला वही लगाते हैं Q इज इक्वल टू IT। हमने 2 एम्पियर करंट पास किया था 15 मिनट के लिए, 60 से मल्टीप्लाई करके वी फाउंड इट इन 6 इन सेकेंड्स बिकम 1800 कूलम, ठीक है। वेट इज ZQ, Z इज M अपॉन NF, N हेयर इज 1 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो Z की वैल्यू हमने निकाल दिया, हम वाज द मोलर मास 108, और ऐसे करके फिर W हमारा निकल गया 2.015 ग्राम। फ्यूल सेल को डिफाइन करना था, सो वी ऑल नो दैट फ्यूल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलता है, विच इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, और उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है that we use to just perform or to get electricity, that is called a fuel cell. And then there comes another question जिसमें हमें यह बताना है कि जो कंपाउंड है किस टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा। देखिए दोनों जो कैटायनिक और आयनिक स्फीयर्स हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही हैं, तो इस टाइप के आइसोमर्स जो हैं वो शो करते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। इसके बाद बताना है कि एक निकल वाला जो है एन निकल दैट इज टेट्रा हेक्सा एक्वा निकल 2 पॉजिटिव इज ग्रीन, जबकि जो टेट्रासाइनो निकल है वो 2 दैट इज कलरलेस। इसका रीज़न क्या है? तो हमें बताना था कि जो निकल वाटर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर डी ट्रांजिशन होती है, जिसमें T2G ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है विद ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे जो डी ट्रांजिशन है दैट इज अलाउड एंड दैट्स व्हाई इट इज कलर। जबकि जो निकल टेट्रासाइनो निकल है इसके अंदर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये इसमें जो ट्रांजिशन है वो फोरबिडन है और डी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि डी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है इसलिए इट डजंट शो कलर। फाइन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, मैं IUPAC नाम बताना था। तो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्चुअली यू कैन से it was actually NH3 whole 5 here. Fine. It was pentamine. It's 5 here. It's NH3 5. It's pentamine carbonate cobalt 3 chloride. Fine. Okay. उसके बाद में हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से, देखिए जब पहले जो ब्रोमोबेंजीन है और मैग्नीशियम के साथ हीट रिएक्ट कर रहा है तो वी आर गेटिंग Grignard reagent which on reaction with carbon dioxide is giving us a carboxylic acid जो PCl5 के साथ में देगा एसिड क्लोराइड। फाइन। ओके। साइनाइड जो है अपना मिथाइल साइनाइड, उसको जब SnCl2 और HCl से रिड्यूस करेंगे फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, तो विल गेट अवर इथेनॉल। इथेनॉल का फिर NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और हीट करेंगे तो फिर हमें वाटर निकल जाएगा, हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, हमें कन्वर्ट करना था बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। तो बहुत इजी है, क्लोरीनेशन करा दीजिए, नॉट मोर देन 2 स्टेप। पहले क्लोरीनेशन करा देते हैं, फिर ओजोन बॉन्ड रिडक्शन करा देंगे। एक और था कि हमें इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। इट कैन बी डन इन 1 स्टेप जस्ट बाय अवर ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4, बट अगर कई बार पोटेशियम सॉल्ट मिलता है तो उसे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं उसके। हमें प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना था, तो बहुत सिंपल है, एसीटोन लीजिए, उसे रिड्यूस करके अल्कोहल बनाइए, उसका डिहाइड्रेशन करके प्रोपीन बना दीजिए। इसके अलावा हमें बताना है कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या है। तो मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज क्लोरोप्रीन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का तो मोनोमर यही है, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। ब्यूना एस मिलकर बना है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से, तो ये दोनों इसके मोनोमर्स हो गए। स्ट्रक्चर यहाँ की मैंने, देयर वाज अ न्यूमेरिकल जिससे हमें देखना था और एंड वी हैव टू सॉल्व इट। हमें ये पता लगाना था पहली चीज़ कि ये प्रूव करनी थी कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, R1 R2 और R3 के लिए वी सॉल्व फॉर द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, और हम क्या देखते हैं कि मतलब K1 K2 और K3 सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, 2.3 × 10⁻³ फाइन। और तो अगर और क्योंकि वैल्यू सेम है तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड इफ इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फिर हम T हाफ इजीली निकाल सकते हैं, 0.6931/K जो भी हमने कैलकुलेट किया था। फाइन। एक और आंसर देना कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट, मतलब कि जो एनिलीन है वो हाईली एक्टिवेटेड है, लेकिन उसका हम एसिटिलेशन करा देते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसका रीज़न ये है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन की जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो बेंजीन की जगह अपना जो एसिटाइल ग्रुप है उसके साथ लोन पेयर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए बेंजीन की तरफ उसका एक्टिवेशन जो है वो थोड़ा की प्रॉपर्टी जो है थोड़ी कम हो जाती है। और मिथाइल अमाइन और एलिनिन में से ज़्यादा बेसिक कौन है? तो ऑब्वियसली मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि एनिलिन में बेंजीन में क्या करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेता है। और क्या है कि NH2 ऑल्दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो दैट्स वाई एसिडिक मीडियम थोड़ा सा हमें ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। ओके, उसके बाद में वी हैव टू जस्टिफाई दैट की थर्मल स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता चला जाता है डाउन द ग्रुप, इसलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है।
फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका साइज छोटा है, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, क्योंकि वो अपनी जो कोवेलेंसी है उसे 5 तक एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके लिए डी ऑर्बिटल्स नहीं है। देन देयर वाज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट है जो टी पे एक प्रोग्राम देखता है ब्रेड्स के बारे में, ठीक है। उसके पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट यूज़ होता है, तो फिर उसका वो जाकर के कुछ करता है सो दैट टू कि कॉलेज के अंदर जो है स्कूल के अंदर उसके यूज़ को बैन कर सके, लाइक दिस, है ना। तो व्हाट द वैल्यूज आर डिस्प्लेड बाय रितु। रितु वाज द स्टूडेंट ऑफ द बेसिकली साइंटिफिक अवेयरनेस, साइंटिफिक temperament, caring, or you can say application of the knowledge whatever she has. And the next question is, which polysaccharides are present in are present in bread? And those are starch, amylose and amylopectin. And there was give the two types of secondary structure of protein, it's alpha helix and beta sheath। और दो एग्जांपल दिए जाए वाटर सॉल्यूबल विटामिन के, तो पूरा का पूरा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वाटर सॉल्यूबल ही होता है, इंक्लूडिंग विटामिन बी 1 एंड बी 2। अच्छा, नाउ देयर इज कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करें तो एसिटाइल सैलिसिलेट मिलता है विच इज़ नथिंग बट एस्प्रिन, ठीक है। जब हम एक ईथर को जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है कि ब्रेक डाउन हो जाता है टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ, you can say, iodide as given here, fine। and there is another one कि PCC यूज़ करेगा तो क्या करेगा, तो वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंपली। हियर आर द आंसर्स गिवन। अच्छा, ओके। देन हमें टेस्ट देने थे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यू कैन से इथेनॉल और फिनोल में। तो इथेनॉल और फिनोल को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग सोडियम, ये अपना क्या कहते हैं इसे, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, फिनोल नहीं देगा। इसके अलावा हम FeCl3 टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ गिवन बाय फिनोल एंड नॉट इथेनॉल। प्रोपेनॉल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना था, तो हमने क्या किया इसके लिए, ओके, हम नहीं हमें डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल के बारे में। एक प्राइमरी है और एक टर्शियरी है, तो हम ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट करते हैं। प्राइमरी विल गिव द ल्यूकास रिएजेंट, प्राइमरी विल नॉट गिव द ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जबकि टर्शियरी विल गिव ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, फाइन। और हमें बताना है कि इफ़ वी वांट वी डू ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलता है। तो इसके लिए रीजेंट क्या चाहिए, तो वी यूज सिंपली ब्रोमीन वाटर। इसके अलावा नेक्स्ट इट इज़ आस्किंग कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनोल करना है। तो हम पहले तो हाइड्रोबोरेशन के लिए हम बोरेट यूज़ करते हैं, डाइबोरेन यूज़ करते हैं, और फिर उसके ऑक्सीडेशन के लिए वी सिंपली यूज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज गिवन है। अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जो पैरानाइट्रोफिनोल है, इथेनॉल है और फिनोल में है, एसिडिक कैरेक्टर में करना है। तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक ऑब्वियसली, और उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन कम्स फिनोल, एंड इथेनॉल तो एसिडिक होता ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो प्रोपेनॉल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देन कम्स अवर प्रोपेनल, थोड़ी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। एंड उसके बाद में आता है प्रोपेन, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है। और इसकी हमें एक इक्वेशन लिखनी है हेड एंड एरो करके विच इज़ गिवन हियर, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद में अब हमें ये बताना है कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो वह इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो उनके पास में उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और स्मॉल साइज है एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Lowest oxidation state of transition metal is basic, where the highest oxidation state is acidic, because in lower oxides all valence electron is not involved in the bonding, hence could be donated and act as base. But in case of high oxidation state, due to high oxidation state there will be no available electron to donate, or there will be vacant d orbital, so higher oxidation states act as acid or amphoteric in nature।
तो उसके बाद आती है कि जो रिडक्शन वैल्यूज़ हैं वो Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव कपल की थोड़ी सी पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम 1। तो उसका रीज़न ये है कि जो अपना Mn2 पॉजिटिव है ना, दैट इज़ 3-5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ हाफ फिल्ड विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मेटल आयन, वाइल Mn3 पॉजिटिव में ऐसा नहीं है तो इजीली, ठीक है, Mn3 D4 है which is less stable than the D5, hence the conversion from +3 to +2 oxidation state is very feasible। इसलिए जो E नॉट वैल्यूज़ हैं वो मोर हैं, जबकि Cr3 पॉजिटिव में D3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और 2 पॉजिटिव में हाफ फील्ड नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज अटेन इन बाय क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इसलिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव वाला जो चेंज है वो फिजिबल नहीं है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। फिर पूछा जाता है कि व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। तो सिमिलैरिटी ये है कि बोथ हैव सिमिलर filling of electrons in 5f and 4f orbital respectively in electronic configuration of both actinoids as well as lanthanoids। डिफरेंस की बात की जाए तो लोअर बाइंडिंग एनर्जी है, लेस इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इन एक्टिनॉइड्स देन इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स। इसका एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी था जिसमें हमें बताना है कि हाउ द कैन से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो उसका रीज़न ये है कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेटल है उसका सिर्फ 1+3 वैलेंस ऑर्बिटल्स ही होती हैं, दैट इज़ एक एस वाली और एक 3p वाली, जबकि डी ऑर्बिटल में जो है दे आर मैक्सिमम ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी के और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस का। इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स है दे कैन शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन। इसके बाद में कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव में से कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और क्यों। तो इसका आंसर ये है कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज मोर हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड विच विल कंपनसेट टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आयोनाइज होने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। कॉपर 2 पॉजिटिव में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन निकलने के बाद जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेगा ना वो इतना स्टेबल है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एंड दैट विल इजीली कंपनसेट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में देयर इज अनदर क्वेश्चन कि कि जो क्रोमेट आयन है वो उसका कलर येलो हो जाता है व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली, सॉरी डाइक्रोमेट का। उसका रीज़न ये है कि एसिडिक में इट एग्जिस्ट एज डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, लेकिन एल्कली डालते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट विच इज़ ऑफ येलो कलर। ठीक है, एक्टेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। इसके रीज़न देने हैं हमें। तो इसका रीज़न ये है कि कलर चेंजेस डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसका रीज़न ये है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट एंड दे आर मोर टॉक्सिक, इसलिए उनकी केमिस्ट्री जो एक्टिनॉइड्स की है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एक न्यूमेरिकल आया था, इट वाज वेरी इजी, डेंसिटी गिवन थी, हमें पता लगाना था किस टाइप का यूनिट सिस्टम है, तो वी हैड टू कैलकुलेट ओनली Z2i यानी ये BCC यूनिट है। इसके अलावा डिफरेंस बताना था हमें क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड में। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर क्रिस्टलाइन में रेगुलर शेप है, अमॉर्फस में इरेगुलर है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है क्रिस्टलाइन का, अमॉर्फस मेल्ट ओवर रेंज एंड सो ऑन। आपको सिर्फ 2 ही डिफरेंसेस बताने थे। फिर इसके और में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जहाँ हमें मतलब डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना था एंड दैट वाज अ सिंपल कैलकुलेशन। स्कोटकी डिफेक्ट NaCl में क्यों नहीं है, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा है। जो बड़े साइज की वजह से जो सोडियम है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। एक्चुअली फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या कि कैटायन अपने स्पेस से उठे और इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए। सोडियम या अल्कली मेटल का साइज बड़ा है, अपनी साइड से हट तो जाएगा लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस में फिल नहीं हो पाएगा वो। दैट इज़ द रीज़न इट डजंट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। सिलिकॉन क्या था, फॉस्फोरस के साथ डोप करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि बचा रह जाएगा, सिलिकॉन के पास 4 है, फॉस्फोरस के पास 5 है, 4 तो यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए, 5वां फॉस्फोरस का बचा रहेगा विच विल गिव कंडक्टिविटी और इट वुड बी एन टाइप कंडक्टर।
फेरी मैग्नेटिक में डाइपोल में डोमेन टाइप स्ट्रक्चर होती है, एंटी फेरी मैग्नेटिक में भी होती है, लेकिन एंटी फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि पैरेलल एंटी पैरेलल इन इक्वल नंबर, एक पैरेलल होगा दूसरा एंटी पैरेलल होगा, फिर एक पैरेलल होगा फिर एंटी पैरेलल होगा, तो ओवरऑल जो है द इफेक्ट इज कैंसिल आउट। फेरी मैग्नेटिक में पैरेलल और एंटी पैरेलल है, लेकिन दैट इज नॉट इन इक्वल नंबर, ठीक है, एक पैरेलल दो एंटी पैरेलल फिर एक एंटी पैरेलल दो पैरेलल लाइक दिस, तो प्रॉपरली कैंसिल आउट नहीं हो पाता, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, and don't forget to subscribe and stay tuned. We'll be coming again and again for number of videos of different exams, different concepts. Stay tuned, and if you have any suggestion or any complaint, you can just give us that in our comment box plus, but please don't forget to give your feedbacks, because your feedbacks are valuable for us and we are waiting for that.